वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 से इंग्लिश से जो आपकी फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक्स में पोएम्स और चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो, एक ही वीडियो में सब कुछ करवाने वाला हूं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। ये मस्ट वॉच वन शॉट वीडियो है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा वेबसाइट पे भी हम नोट्स अपलोड कर देते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। और चैप्टर की समरी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिएगा। सारी समरीज हमने बना रखी है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन है भाई, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं मेरी नजर में इंग्लिश के, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट। आपको एक चीज की कीमत जब भी पता चलती है जब आप उसको खो देते हो। तो लास्ट लेसन के कंटेक्स्ट में ये पूछ रहा है। तो देखो, एम हेमेल काफी स्ट्रिक्ट था भाई, वो टीचर बहुत अच्छा था, पर वो जो काम देता था कोई उसको सीरियसली नहीं लेता था, बच्चे उसको सीरियस नहीं लेते थे। पर बाद में जब ऑर्डर आता है कि उसको अब कंट्री छोड़कर जाना था, स्कूल छोड़कर जाना था, तब विलेजर्स को और स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। ठीक है, फ्रेंच भाषा की। और उनको कंट्रीब्यूशन जो जितना उन्होंने दिया उसको पहले कोई सीरियस नहीं लेता था। तो ये बताया जा रहा है। फिर है, व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग थ्रू हर इंटरेक्शन विद साहेब एंड मुकेश। तो देखो, इसमें क्या है, काफी अच्छे से वो ऑब्जर्व करती हैं, काफी वो सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक है। ठीक है। और वो काफी हेल्पलेस भी फील करती हैं जब वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। तो ये इसमें हो जाएगा। फिर इफ द क्रिसमस स्पिरिट इज अबाउट सेल्फलेसनेस, फॉरगिवनेस एंड बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ अमंग्स द अदर थिंग, एडला विल्मेंसन इज द एपिटोम ऑफ दिस स्पिरिट। कि क्रिसमस क्या होता है कि हम अपनी स्वार्थ को छोड़ दें, फॉरगिवनेस को अपनाएं, अपना बेटर वर्जन बनाएं। यही होता है क्रिसमस का मतलब। तो एडला के बारे में बताना है इस कंटेक्स्ट में। तो देखिए, एडला ने शेल्टर दिया, ठीक है, पेडलर को बहुत रिस्पेक्ट के साथ, फॉरगिवनेस भी उसने दिखाई, और इवन उसको इनवाइट किया क्रिसमस में। ठीक है। तो ये भी एक अगले साल के लिए भी उसको इनविटेशन दे दिया। तो ये एक बेटर वर्जन है, ठीक है, उसका। फिर है, कमेंट ऑन एनी वन एस्पेक्ट ऑफ द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर कल्कि इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग के ऑथर कल्कि का राइटिंग स्टाइल कैसा है? अ सटायर ऑन दोज इन पावर, काफी ह्यूमर वगैरह का भी वो यूज करते हैं, एग्जेजरेशन का यूज काफी करते हैं, एंड हार्मनी टू क्रिटिसाइज, और कन्वर्सेशनल है इनका लिखने का तरीका, और काफी नरेटिव स्टाइल है जब ये लिखते हैं। फिर उसके बाद है, स्टेट द कॉमन इश्यू फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द एज्ड इन द करंट टाइम्स विद रेफरेंस। देखो, आजकल क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं वो क्या इश्यू फेस करते हैं, माय मदर एट 66 पोएम से रिलेट करके बताना है। तो एक तो सपोर्टर कोई उनका नहीं होता, उनके बच्चे बाहर पढ़ने लिखने चले जाते हैं, तो जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं वो लोनलीनेस फील करते हैं क्योंकि चिल्ड्रन उनके चले जाते हैं बाहर। ऐसे ही जो पोएट है वो भी कहीं दूर रहती है उनकी मदर से। ठीक है। तो ये इसमें इसलिए बताए गए हैं। फिर हाउ कैन वी से दैट मैरिज वाज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर आंट जेनिफर। आपको कैसे लगता है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज था जो आंट जेनिफर ने शादी करी थी? सो देखो, जैसा वो जीना चाहती थी वैसा वो जी नहीं पा रही थी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, बर्डन थे, ऑपरेस करते थे, उनके हस्बैंड जो थे काफी डोमिनेटिंग थे। हाउ डू वी नो दैट डॉक्टर सदाव वॉज कॉन्शियस एज वेल एज लॉयल? सो देखो, वो अपने प्रोफेशन को लेके काफी ज्यादा, मतलब अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेटेड थे, क्योंकि उन्होंने सोल्जर को, जो कि वाउंडेड सोल्जर था, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, उसकी लाइफ बचाई, जनरल को बाद में बताया भी उसके बारे में, ब्रेसनर के बारे में, और उसको असैसिनेशन करवाना था जब उसका, तो उस पर भी उसने एग्री करा। सो वो लॉयल भी थे अपनी कंट्री को लेकर और अपने प्रोफेशन को लेकर भी। The prose selections deep water and indigo bring out the importance of overcoming fear। देखो, इंडिगो और डीप वाटर दोनों में ये बताया जाता है कि हमें डर से कैसे मतलब निजात पानी है। सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू लीड आवर लाइफ सक्सेसफुली, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। आपको एक अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझना है, आपको एक भाषण देना है स्कूल के बच्चों को 120 से 50 150 वर्ड्स में, कि आपको ये दोनों का सहारा लेते हुए बताना है कि कैसे ये डर के ऊपर जीत के बारे में चैप्टर्स हैं।
तो देखिए, जो डर होता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता कभी भी। आप विलियम डगलस को देखोगे, उसका पानी का डर था, वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा था, वो फिशिंग नहीं करने जा सकता था, कैनोइंग पे नहीं जा सकता था, पिकनिक वगैरह पे नहीं जा रहा था, अगर कहीं पानी होता था डर बैठ गया था। ऐसा ही जो पीजेंट्स थे उनके मन में डर बैठ चुका था ब्रिटिशर्स को लेकर। सो नो नीड टू फियर आर फियर डिवाइस। देखो, हमें डरने का कोई मतलब नहीं है, आपको एक प्लान बनाना है, उसके ऊपर काम करना है, जैसे विलियम डगलस ने ये सब किया। ऐसे ही हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, जैसे डगलस को बहुत मंथ लग गए, भाई महीने लग गए सीखने में, और लास्ट में वो जाकर एक अच्छा स्विमर बना। ऐसे ही जस्टिस मिलने में पीजेंट्स को भी काफी ज्यादा टाइम लगा चंपारण के। सो आप अगर यूनाइटेड रहोगे तो आपकी स्ट्रेंथ यूनिटी में ही होती है। अगर आप फाइट कर रहे हो किसी कॉमन फियर के लिए, आप सभी का अगर एक जैसा ही डर है, तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। चंपारण का सबसे बेस्ट उदाहरण है। फिर है, both Bama and Zitkala saw experience the harsh reality of discrimination in their childhood। तो बचपन में इन दोनों ने काफी ज्यादा भेदभाव वगैरह देखा था। इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट पुल देम डाउन, वो नीचे गिरने के बजाय इन सभी भेदभाव से वो हमेशा ऊपर उठती रही। सो आपको इसी के ऊपर 120 से 50 वर्ड इसी थीम के ऊपर लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? दोनों ने देखो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। जिटकला शाह ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया कल्चरल डिफरेंस की वजह से, वाइल जो बामा थी वो मतलब लोअर कास्ट से आती थी। जिटकला शाह ने रेबेलियन करा, भाई उसने विरोध करा कि वो अपने बाल नहीं कटवाएगी, उसने अच्छी खासी लड़ाई लड़ी। और बामा ने मतलब वो भी चाहती थी कि वो जो वदई का जो पैकेट था, जो कि वो मतलब जिनको अनटचेबल माना जाता था वो नहीं छू सकते थे, बामा भी उसी कास्ट से थी, लेकिन वो छूना चाहती थी। बट उनके बड़े भाई ने उसको काम डाउन करा, समझाया कि ये आप गलत तरीका अपना रहे हो, आपको पढ़ना लिखना है, फिर ये चीज खत्म होगी। सो दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया एजुकेशन के फील्ड में भी। दोनों बहुत सक्सेसफुल राइटर्स बनी आगे चलकर, दोनों ने जस्टिस के लिए भी लड़ाई लड़ी। What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? So M. Hamel क्या लिखते हैं? So before dismissing the last class, जो फ्रेंच वाली थी, M. Hamel बहुत इमोशनल हो गए, वो कुछ कह नहीं सकते थे वो अपने बच्चों से, एंड वो बहुत कुछ कहना चाहते थे। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और लिखते हैं विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज नेरूडा विश फिशरमैन एंड वॉर मॉन्गर्स टू डू? नेरूडा क्या कहना चाहते हैं, फिशरमैन और वॉर मॉन्गर्स को क्या करना चाहिए? सो नेरूडा यहाँ कहते हैं फिशरमैन जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए वेल्स को। वॉर मॉन्गर्स को जो है ये जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पॉइजनस गैसेस निकालकर फायर आर्म्स वगैरह से, ये चीजें बंद कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज है उनको स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों बताया गया है? सो यहाँ पे देखो, कार के अंदर पोएटस की मम्मी बैठी हैं जो बहुत ही डोजिंग सी हैं और बहुत ही ज्यादा पीली पड़ी हुई हैं, बीमार सी हैं। तो बाहर का जो मौसम है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, पेड़ दिख रहे हैं, यंग यंग बच्चे भागते हुए दिख रहे हैं। सो यंग ट्रीज जो है वो एक तरीके से जवानी को दिखाते हैं कि कैसे जवानी का टाइम फटाफट निकलता है ना, वैसे ही वो यंग ट्रीज भी स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट वंस एनवायरमेंट? सो कीपिंग क्वाइट हमारे एनवायरमेंट को कैसे बचाएगा? क्योंकि देखो, हम जब शांत रहेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हर कोई सोचेगा सिर्फ अपने बारे में नहीं, इस नेचर के बारे में भी। सो हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना क्रीचर्स को, किसी को। सारी लड़ाइयां रुक जाएंगी और हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे नेचर का इस तरीके से। फिर है उसके बाद, डिस्क्राइब द आयरनी इन द साहिब नेम। साहिब के नाम में आयरनी क्या था, यानी कि उसका नाम बिल्कुल उल्टा कैसे है उसके असलियत से। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम था, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। हालांकि आयरनी ये है कि वो एक गरीब बच्चा था और वो किसी के अंडर काम कर रहा था, वो एक रैग पिकर था, ठीक है, कूड़ा बीनता था, रेफ्यूजी है, वो बांग्लादेश से आया था, उसकी फैमिली रह रही है सीमापुरी में। और क्योंकि उनके घर वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके थे तूफान और बाढ़ में, सो वो मतलब आप कह सकते हो कि ये नाम उसका आयरनी है, जचता नहीं है बिल्कुल भी। वेयर हैड डॉक्टर सदाव फर्स्ट मेट हिज वाइफ? व्हाट हैड बीन हिज इनिशियल रिएक्शन? सदाव हना से मिला था अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, और ये जो प्रोफेसर है एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, दोनों काफी काइंड थे। दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, वो अपने नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे। और प्रोफेसर हार्लीज के घर पे वो उस रात सदाव हाना से मिला, अपने न्यू स्टूडेंट, मतलब ये वहां पे नए नए थे भाई, और उसके बाद वो उसको पसंद करने लगा।
वाई इज द चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? क्यों इसको माना जाता है कि हमारा इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये पहला मास मूवमेंट था पूरे इंडिया में, और ये जो इनजस्टिस हो रहा था ये पूरा खत्म कर दिया गया। द मूवमेंट ग्रीव आउट ऑफ गांधी जी। ये कैसे मूवमेंट आगे बढ़ा? जब गांधी जी ने अटेम्प्ट करा ये सब हटाने के लिए जो वहाँ के पीजेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स थी, और ये देखो जो रिफंड मिला था ना वो मैटर नहीं करता, पर ये लड़ाई जीत गई ये मैटर करता है। तो अंग्रेजों से जो डर था वो भी खत्म हो गया, और सिविल डिसोबीडियंस बहुत अच्छे से किया गया उस टाइम पे। Knowing too much of your future is never a good thing. In light of this quote, explain how knowing the future paved way for the king's end. आप अपने भविष्य के बारे में ज्यादा जानते हो तो वो ज्यादा अच्छी बातें नहीं है आप एस्ट्रोलॉजर के पीछे पड़ जाओ, मैं मरूंगा कैसे। जैसे ये किंग है, ये क्या कर रहा था, पूछ रहा है मेरी डेथ का रीजन बताओ। भाई एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया टाइगर, कह रहा और बताओ, तो भाई उसने कह दिया कि जो 100th टाइगर होगा वो मारेगा। अब ये क्या करे भाई, सारे टाइगर्स को मारने लग गया, जहां पे इसके वहां खत्म हो गए तो इसने ऐसी जगह शादी करी जहां के राज्य में बहुत सारे टाइगर, वहां मारने लग गया। सो ये गलत चीज है। लास्ट में आखिरकार जो उसका 100th टाइगर था वो मरा नहीं, इसको लगा वो मर गया, पर वो जब घर जाता है अपने बच्चे के लिए गिफ्ट में टाइगर लेकर लकड़ी का, वो लकड़ी के टाइगर की चोंच वोंच कुछ लगती है जिससे इन्फेक्शन फैलता है और वो राजा मर जाता है। तो कहने का मतलब है अपने फ्यूचर के बारे में इतना नहीं किसी से पूछना चाहिए जाके हर चीज। What does Neruda mean by an exotic movement without rush in his poem Keeping Quiet? So movement क्या है कि भाई जब आप बिल्कुल शांत रह जाओगे, सभी भाईचारे के साथ रहेंगे, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, साइलेंस का टाइम होगा, वही यहाँ पे बात हो रही है। Why was Adla happy to see the gift left by the peddler? पैडलर ने जो गिफ्ट छोड़ा उसको देखकर एडला खुश क्यों थी? क्योंकि पैडलर ने एक गिफ्ट छोड़ा एडला के लिए, ये बताता है कि मतलब बहुत ही अच्छा केयर मतलब उसने करी थी, काफी अच्छा जेस्चर दिखाया था जिसके वजह से पैडलर ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, और उसका दिल नहीं तोड़ा। पैडलर ने उसमें लेटर में पूरा थैंक यू नोट लिखा था और बोला था ये जो क्रॉफ्टर के पैसे थे ये वापस पहुंचा देना, उसकी अमानत है। Why did गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ अ मेयर 25%? ये 25% जो कि बहुत कम रिफंड है, इस पर गांधी जी एग्री क्यों कर जाते हैं? गांधी जी ये कहते थे कि अमाउंट बेशक से लेस हो, पर ये लैंडलॉर्ड का हमने सरेंडर करवा दिया, ये ज्यादा जरूरी था। हमारा जो उद्देश्य था वो जीत करना था, इनको झुकाना था, हमने झुका दिया है और इनका डर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मनी से ज्यादा ये चीज जरूरी है। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? क्योंकि टाइगर बहुत फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है, चिवेलरिक है, एनर्जेटिक है। वही आंट जेनिफर बहुत ओप्रेस्ड है, उनके पति उनको बहुत दबा के रखते हैं, बहुत टिमिड है, वो बहुत डरी रहती हैं, सबमिसिव है, हर बात मानती है अपने हस्बैंड की। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। ठीक है, सुब्बू को एक जीनियस माना जाता है, आपको उसकी 4 एबिलिटीज बतानी है। सुब्बू एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास था। पोएट वो था भाई, राइटिंग करने का बहुत अच्छा उसको शौक था, पोएट्री लिखता था, अच्छी खासी वो नॉवेल्स लिखता था, हमेशा बुरे टाइम पे, फेलियर के टाइम पे भी वो चीयरफुल रहता था। हाउ डज मिस्टर लैम्ब रिएक्ट व्हेन डैरी एंटर्स हिज गार्डन? जब डैरी उनके गार्डन में आता है तो लैम्ब कैसा रिएक्ट करते हैं? तो लैम्ब काफी ओपन हार्टेड थे, ब्रॉड माइंडेड थे, खुले मन वाले थे, तो जब वो आता है तो वो बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि वो भी लोनलीनेस में थे भाई, वो भी अकेले पड़ गए थे। सो वो एक फ्रेंड की तरह उनसे बात करते हैं। हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू किल द 100th टाइगर? 100वां टाइगर टाइगर किंग ने कैसे मारा? 100 टाइगर जो था वो दीवान लेकर आया, किंग ने गोली चलाई लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं, वो लगा कि वो बेहोश सा हो गया है, वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। फिर बाकी के जो हंटर थे उन्होंने उसको मार दिया, पर राजा का 100 टाइगर नहीं मरा। तो ये था। Wars are always disastrous. Wars rob people of their home, belonging, people and even their own language with reference to your study of the chapter. जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, आपकी लैंग्वेज, आपका शहर, आपका सब कुछ, आप जहाँ रहते हो, आपका घर, सब छीन लेती है लड़ाइयाँ। सही बात है। एल्सेस और लॉरेंस में, ठीक है, एल्सेस एंड लॉरेन में जो नोटिस आया था कि फ्रेंच अब नहीं सिखाई जाएगी, जर्मन चलेगी, और लड़ाई चल रही थी, फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही थी, लोगों को अपनी लैंग्वेज छोड़नी पड़ी, अपना कल्चर छोड़ना पड़ा। सो यही आपको एक्सप्लेन करना है ये चैप्टर की थीम को। फॉर साहेब हाउ वॉज वर्क एट द टी स्टॉल डिफरेंट फ्रॉम रैग पिकिंग? रैग पिकिंग में जो उसको मजा आ रहा था वो यहाँ पे टी स्टॉल पे क्यों नहीं आया? अब साहेब अपना खुद का मास्टर नहीं था, क्यों?
क्योंकि साहेब ने जॉब स्टार्ट करी टी स्टॉल पर, जहां उसको 800 रुपीज एक महीने के मिलते थे। उसकी अर्निंग तो ज्यादा थी रैग पिकिंग से, पर वो खुश नहीं था क्योंकि नौकर की तरह काम कर रहा था, और वो अब खुद का मास्टर भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हो कि भाई वो उसकी फ्रीडम खो चुकी थी, जो वो पहले आजादी के साथ इधर उधर घूमता था। What is the meaning of phrase massive weight of uncle's wedding band? इसका मतलब क्या होता है? तो ये अंकल का जो वेडिंग बैंड था वो उसका वेट काफी ज्यादा था, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी शादी के बाद। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, ऑपरेशन होता है फीमेल्स का, यानी कि दबाया जाता है। आंट जेनिफर ने ये सब फेस किया था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? कैसे डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया इंस्ट्रक्टर ने? इन्होंने एक हायर किया इंस्ट्रक्टर जो उनको लर्न मतलब करवाता था स्विमिंग, और इंस्ट्रक्टर ने उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हफ्ते में 5 दिन, और डेली 1 घंटा उसके रस्सी बांधी, एक पुले बांधा, और इस तरीके से उसका डर धीरे धीरे खत्म हुआ। कैसे पानी में इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये सिखाया। किक करना सिखाया, पैर चलाना, हाथ चलाना सिखाया, और धीरे धीरे ऐसे वो एक स्विमर बन गया। Why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर को क्यों कंपेयर किया गया है लेट विंटर के मून से? क्योंकि वो काफी पीली पड़ चुकी थी, जैसे विंटर का मून होता है, काफी डल हो गई थी, लाइफलेस सी लग रही थी वो, और उनका ग्लो सारा जा चुका था, रिंकल्स बहुत सारे थे। इसीलिए जैसे कि विंटर का मून जो होता है ना, उसके आसपास बादल बहुत होते हैं, तो ऐसा ही कुछ उनका फेस लग रहा था। स्टूडेंट्स ऑन आइस इज अ प्रोग्राम दैट प्रिपेयर्स ग्लोबल सिटीजंस डिस्कस। तो देखो, जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है वो काफी अच्छी एजुकेशनल जर्नी होती है, अंटार्कटिका को लेके जाया जाता है। वहां दिखाते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे नेचर पर, और क्योंकि बच्चे ही हमारे फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स होते हैं। वहां पे हमारे अर्थ का एंड बहुत नजदीक है, ये देखने को मिलता है। हमें अपना प्लेनेट बचाना है, ठीक है। कैसे वो आइस बर्ग जो है, बर्फ के टुकड़े अंटार्कटिका के, वो पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ये यंगस्टर्स जो है, ये फ्यूचर के पॉलिसी मेकर हैं, ये देखेंगे तो गवर्नमेंट में फिर आगे आएंगे, तो यही उसके लिए काम करेंगे। तो भाई सही बात लिखी है, जो ये आइस प्रोग्राम है ये ग्लोबल सिटीजन तैयार करता है। विच वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन बामा? तो बामा के भाई ने क्या ऐसा बोला था जिसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है बामा के ऊपर? वो बामा को चाहते थे कि वो अच्छे से स्टडी करे, ठीक है, और एजुकेशन के ही रास्ते से वो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करवा सकती है, कास्ट वगैरह का। फिर है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? यस, हम कह सकते हैं वो चार्ली के लिए एक अच्छा मीडियम था एस्केप करने का, क्योंकि वो एक अलग ही दिन दिहाड़े सपने देखता था, अपने आज के जो दुखों से दूर भागना चाहता था, और अपने पास्ट में जाना चाहता था। वो चाहता था कि पुराने दिनों में पहुंच जाए, जहां लाइफ में बहुत शांति होती थी, जब उसके दादा के समय के लोग थे वो टेंशन फ्री होकर जीते थे। आज की जो दुनिया है वो टेंशन, लड़ाई झगड़े और यही सब चलता रहता है। चार्ली अपने ही दिमागों मतलब दिमाग के थॉट्स में खो जाता है, भूल जाता है कि वो कहाँ पे है, और एक दिन उसको लगता है, वो अपने आप को पाता है रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, ठीक है, और अगले दिन वो थर्ड लेवल पे भी पहुंच जाता है अपने मन में ही। ये है। हाउ वॉज द मेकअप रूम इन द जेमिनी स्टूडियोज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? जेमिनी स्टूडियो कैसे एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था? सो ऑथर बताता है, मेकअप डिपार्टमेंट में हर तरीके के लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन, ठीक है, अलग अलग देश के पार्ट से लोग आते थे, कोई मद्रास का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। फिर है, व्हाई डिड गांधी जी नॉट एक्सेप्ट सीएफ एंड्रयूज हेल्प ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट? सीएफ एंड्रयू की हेल्प क्यों नहीं ली गांधी जी ने? वो ऐसा सोचते थे कि लॉयर्स को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, अगर ये लड़ाई लड़नी है, किसी दूसरे की हेल्प लोगे तो हमारी वीकनेस दिख जाएगी। वो अंग्रेजों का सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम खुद अपनी लड़ाई लड़ें। The play on the face of it depicts the unusual behavior of the people towards the physically disabled, which makes them feel lonely. जो on the face of it play है, वो चैप्टर हमें बताता है कि जो डिसेबल लोग होते हैं, लोग उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, जो कि उनको अकेलापन फील करवाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों को बहुत पेन था, ठीक है, दोनों अपनी अपनी तकलीफों से गुजर रहे हैं। एक तरफ जहां पर डैरी है, उसका फेस जला है, लैम्ब का एक पैर नहीं है। हालांकि डैरी इंट्रोवर्ट है, लैम्ब काफी एक्सट्रोवर्ट है, सबसे बात भी करते हैं।
डेरी को पसंद नहीं जब कोई उसके ऊपर कमेंट करता है, वो काफी एंगर में रहता है, काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। जबकि मिस्टर लैम बहुत ही मतलब वो चाहते थे कि कोई आके उनसे बातचीत करे, वो तो क्रेव करते थे कि भाई कोई आए उनके साथ बैठे। ठीक है, वो काफी जोवियल हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी सेंसिटिव हैं। सो ये सारी चीजें हो जाएंगी। हाउ वुड यू एवेल्युएट मुकुंद पद्मानंद भान एज एन इंटरव्यूअर मेंशन एट। आप अगर देखें कि मुकुंद पद्मानंद भान जो है वो कैसे इंटरव्यूअर थे, उनकी दो क्वालिटीज बतानी है उनके इंटरव्यू में। सो एक इंटरव्यू बहुत अच्छा और ऑथेंटिक टूल है इंफॉर्मेशन लेने का। मुकुंद एक अच्छे इंटरव्यूअर हैं, ठीक है, और वो मतलब ही न्यू हाउ इंफॉर्मेशन इज एलिसिटेड बाय एन इंटरव्यूअर। सो ही ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है जो हर रीडर जानना चाहता है। और ही ऑल्सो मेंटेन्ड अ गुड ऑर्डर, और अच्छे से ऑर्डर से सेट करता है क्वेश्चन, पहले कौन सा पूछना है, फिर थोड़ा डीप, फिर स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है। और वो ये भी ध्यान रखते हैं कि वो सामने वाला एनओए परेशान नहीं होना चाहिए उनके क्वेश्चंस वगैरह से। सो इनके जो इंटरव्यू जिसके वो ले रहे हैं उनका नाम अम्बर्टो इको है इस चैप्टर के अंदर। बोथ डेरी एंड लैम आर फिजिकली इम्पेयर्ड, ये देखो भाई पीछे मैंने आपको बता दिया है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Why was the order from Berlin called a thunderclap by France? ऑर्डर जो आया था बर्लिन से वो कैसे एक थंडर क्लैप था? भाई शॉकिंग न्यूज आई थी फ्रांस के लिए तो, क्योंकि वो अब अपनी मदर टंग फ्रेंच नहीं सीख सकता था। सो ये शॉकिंग न्यूज है, थंडर क्लैप है। What were the indignities that Zitkala Shah had to suffer for being from a marginalized community? Zitkala Shah एक ऐसी कम्युनिटी से आती है जिसको बहुत अलग से देखा जाता था। सो बहुत लोग उनको देखते थे, ठीक है, और होता क्या है कि she had been stared at, she had been thrown here and there like a puppet, her blanket and moccasins had been taken from her। उनको एक कठपुतली की तरह रखा जा रहा था, उनको टाइट फिटिंग कपड़े पहनने पड़ रहे थे, उनके बाल काट दिए, जो कि वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ करवाना, ठीक है। सो ये सब इसमें हो जाएगा। सो यहाँ पे कमला दास अपने ओल्ड फेमिलियर एक के बारे में बता रही है कि उनका बहुत ही पुराना एक दर्द है। वो क्या है कि वो रियलाइज करती हैं कि जब उनकी मदर आगे जैसे जैसे बूढ़ी हो रही हैं, एक दिन वो परमानेंट सेपरेट हो जाएंगी, वो जब वो मर जाएंगी तो वो एक सेपरेशन हो जाएगा। तो यही उनके बचपन का दर्द है। बेस्ड ऑन द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, हमें यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं ग्लोबल वार्मिंग के। भाई आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, साइंटिस्टों ने बोल दिया है ओजोन लेयर का डिप्लेशन जारी है। ओके, और इससे क्या है कि पानी के जो अंदर एनिमल्स रहते हैं, जो पक्षी हैं, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, मर जाएंगे वो। ग्लोबल जो हमारा कार्बन का साइकिल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं उससे एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती जा रही है, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अंटार्कटिका के अंदर हमारी बर्फें पिघल रही हैं, ठीक है, और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई आने वाले टाइम पे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भी बहुत कुछ। द पैडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप, उसके नजर में ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, एक रेट ट्रैप है। कैसे आप इसको कह सकते हो? सो दिस व्यू ऑफ लाइफ वॉज ट्रू, पैडलर के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। जब उसको ऑफर किया गया फूड और शेल्टर क्रॉफ्टर के हाउस में, जो कि एक लालच थी उसके लिए, जैसे एक चूहे को फंसाने के लिए लालच दी जाती है। सो वो सब ले लेता है और क्रॉफ्टर की मनी भी चुराता है। और ही देन ट्राइड टू रन, वो चाहता है फिर वहां से वो भाग जाए ताकि पकड़ा ना जाए, बट वो जंगल में खो जाता है। यहाँ से उसे लगता है कि मैं एक रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ, ठीक है। अब वो मतलब क्या है कि भाई इसको पता चल चुका था कि भाई अब मैं फंस गया हूँ भाई। ही न्यू दैट द आयरन मास्टर, अब आयरन मास्टर वहां पे जब जंगल से आता है तो वो इसको अपना दोस्त समझकर अपने घर ले जाता है। उसको पता है पैडलर को कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, ये मेरे को गलत बंदा समझ रहा है, फिर भी वो चला जाता है साथ में। सो पैडलर वहां पे जाता है और उसकी बेटी से मिलता है, एडला से। दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं, एडला बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाती है, ठीक है, कि भाई कोई बात नहीं, चाहे आप वो नहीं हो जो मेरे पापा के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हम आपको क्रिसमस पर इनवाइट कर रहे हैं। और ऐसे वो पैडलर चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डिस्क्राइब चार्लीज एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली को कैसा लगा जब वो थर्ड लेवल पर जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। सो बहुत ही कम टिकट विंडो थी, ट्रेन के गेट भी बहुत कम थे, इंफॉर्मेशन बूथ थे वहां पर लकड़ी के, पुराने दिखने वाले लोग थे वहां पर, जो जिन्होंने ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी, लंबे लंबे ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। डिम फ्लेम थी और गैस लाइट फ्लिकरिंग हो रही थी भाई, जल बुझ रही थी। ब्रास के स्पीटन्स थे, थूकने वाले जो होते हैं ब्रास के,
पॉकेट की वॉच थी लोगों के पास, लोगों ने पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे थे 1890s के, पुराने जमाने की मूछें रखी हुई थी कल में मोटी मोटी, लोकोमोटिव पुरानी तरीके की रेल चल रही थी, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर आ रहा था उस टाइम पे 11 जून 1894 का, जिसका नाम था द वर्ल्ड। पुरानी करेंसी चल रही थी वहां पे, टिकट का जो क्लर्क है वो घूर रहा था उसको, क्योंकि भाई उसके पास तो नई करेंसी थी। एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी बाय सेल्मा लैगरलॉफ। सो ये जो स्टोरी है इसमें पेडलर जो है उसने रेड ट्रैप्स, ठीक है, पेडलर यूज रेड ट्रैप्स सोल्ड बाय हिम एज अ मेटाफर फॉर द वर्ल्ड। सो जो वो वर्ल्ड के लिए भी ये यूज कर रहा है कि ये दुनिया भी एक रेड ट्रैप है। अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप। वो कहता है कि मेरे हिसाब से ये दुनिया ही रेड ट्रैप है। जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए उसमें रोटी डालते हैं, उसमें ब्रेड फंसाते हैं, चूहा फंस जाता है, वैसे ही ये दुनिया हमको लालच देती है और हम उस लालच में फंस जाते हैं। Why does Derry's mother not want him to go back to visit Mr. Lamb? डैरी की मदर उसको वापस मिलने जाना क्यों नहीं देना चाहती थी लैम्ब से? क्योंकि लैम्ब एक नया था, ठीक है, और वो ज्यादा नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की पर्सनल इंफॉर्मेशन लैम्ब को पता चले। और शी हैड ऑल्सो हर्ड एडवर्स रिमार्क्स मेड बाय पीपल अबाउट, और उसने सुना था मिस्टर लैम्ब के बारे में लोग कुछ ना कुछ कहते हैं कि वो बहुत अकेला रहता है, किसी से उसका कांटेक्ट नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब उसको लग रहा था, डर लग रहा था कि भाई लैम्ब के पास जाना सही नहीं है, मेरे बच्चे को नहीं जाना चाहिए। तो ये वो कहती हैं। Why did Umberto Eco start writing novels and when? क्यों उसने नोवेल लिखना स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, और जो उसकी सक्सेस मिली उसको उसकी नोवेल पे, द नेम ऑफ द रोज नाम से उसकी नोवेल है, बहुत ही सीरियस नोवेल है, बहुत मुश्किल थी, क्यों ऐसा हुआ? अम्बर्टो इको बहुत ही अच्छे एकेडमिशियन थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से एकेडमिक राइटिंग्स लिखी बहुत सारी, और उन्होंने 40 नॉन फिक्शियस एंड वो कहते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, लगभग 40 के हिसाब मतलब आसपास आप मान सकते हो नॉन फिक्शंस उसने लिखे हैं। और बहुत ही वो अच्छा नॉवलिस्ट बन गया, बट वो कहता है कि मैं एक्सीडेंटली बन गया। दैट वॉज द रीजन ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 50 की एज में उसने लिखना शुरू किया। इको कहता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ वो राइट्स नोवेल ऑन संडे, जो कि संडे को नॉवेल्स लिखता है। और उसको ये भी नहीं पता कि भाई इतनी सक्सेस क्यों हुई, उसकी जो द नेम ऑफ द रोज नाम से जो नोवेल है वो इतनी सक्सेस कैसे हो गई। सो वो फील करता है परहैप्स द टाइमिंग ऑफ द नोवेल पब्लिकेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो कहता है कि जिस टाइम पे मैंने वो पब्लिश करवाई थी वो फैक्टर बहुत मैटर करता है। So the fact that one level it appears to be a detective yarn but also delves into the metaphysics, theology, medieval history adds to its appeal. So though the novel is quite a heavy reading experience, it attracted a mass audience. भाई बहुत मुश्किल थी नोवेल, पर फिर भी लोगों ने उसको खरीदा, बहुत सारी कॉपीज उसकी सेल हुई। When गांधी जी, ठीक है, यहाँ पे भाई चंपारण की बैटल हम जीत चुके हैं, ये वही पीछे क्वेश्चन है कि 25% पर गांधी जी ने क्यों एग्री किया, ये इस तरीके से भी आ सकता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हाउ डज द पोएट यूज द इमेज ऑफ फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल? ये कैसे यूज किया गया है, जो हमें बताता है आंट जेनिफर एक विक्टिम थी। द पोएट यहाँ पे वो विक्टिमाइजेशन दिखाना चाह रहे हैं कि आंट जेनिफर काफी ओप्रेस्ड एक विमेन है। अकॉर्डिंग टू हर ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हैं उनके हस्बैंड्स, ठीक है, अपने हस्बैंड से वो डरी हुई है। उनके फिंगर्स कांप रही हैं जब वो आइवरी की वो सुई चलाती हैं, निडल चलाती हैं वूल के ऊपर। ये बताता है फिजिकली भी वो बहुत परेशान थी, उनको मारा पीटा जाता था, इमोशनली भी बहुत वीक थी। जो वेडिंग की रिंग थी जो अंकल ने दी थी भाई वो बहुत हैवी है, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं उस रिंग की वजह से, यानी कि शादी के बाद। What was the content of the letter written by Pedler to Adela? पेडलर ने जो एडला को लेटर लिखा उसका कंटेंट क्या था? पेडलर ये कहता है कि भाई एडला ने बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया कैप्टन की तरह। सो इन रिटर्न वो भी कुछ करना चाहता है। सो एक वो चोर बन चुका था भाई, आपको पता है, पैसे तो वो चुरा के आया था क्रॉफ्टर के। जो पैसे उसने चुराए थे उसने वो लेटर के साथ वापस दे दिए, और उसने बोला कि ये उसको आप वापस कर देना, ये उसी की अमानत है। ठीक है, वो अपने आप को समझता है कि मैं भी एक दुनिया के रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, ये हो जाएगा। What do you think about Umberto Eco? Does he like being interviewed? कि अम्बर्टो इको के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या उसको पसंद है अपना इंटरव्यू वगैरह करवाना? सो बाकी सेलिब्रिटीज की तरह जो कि कहते हैं इंटरव्यू वगैरह गलत चीजें हैं, ये हमारी प्राइवेसी छीनते हैं, अम्बर्टो इको को इंटरव्यू बहुत पसंद है।
इन अ वेरी स्पिरिटेड एंड जॉयफुल मूड, वो अच्छे से खुशी से आंसर देते हैं सारे क्वेश्चंस का। और मुकुंद पद्मना भान है जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, इको बहुत सच्चाई के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, हम्बल होकर, सिंसेयर मैनर में, और वो अपने एक्सपीरियंस बताने में भी कतराते नहीं हैं। एट नो पॉइंट डज ही डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ हेस्ट टू विंड अप द इंटरव्यू, सो इनफैक्ट ही एक्सप्लिसिटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट, जो भी पद्मनाभन भान ने पूछा वो सब बताते हैं बहुत अच्छे से, तो यही इसमें दे रखा है। डॉक्टर सदाओ फेस द डिलेमा, डॉक्टर सदाओ एक दुविधा में फंस गए थे कि वो अपनी सर्जिकल स्किल्स का यूज करके जान बचाएं या फिर वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसको सौंप दे आर्मी को, जापानीज पुलिस को। सो ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ किस तरह वो लॉयल थे, ठीक है, अपने प्रोफेशन को लेकर भी अपने देश को लेकर भी। तो वही क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आ सकता है, तो अब ये भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। In one's approach to life, one should be practical and not live in a world of dreams. आपको अपने सपनों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जेंसी का एटीट्यूड सोफी के एटीट्यूड से काफी अलग था। क्यों? सोफी एक दिन दिहाड़े सपने देखने वाली लड़की है, डे ड्रीमर है, इम्प्रैक्टिकल है, एक ग्लैमरस करियर चाहती है, रियलिटी से दूर रहना चाहती है और अपना बुटीक खोलना चाहती है। एक वर्किंग क्लास से वो आती है, उसके भाई और उसके पेरेंट्स अरेंज नहीं कर सकते इतनी मनी, ठीक है। और इसके अलावा वो डैनी कैसी से भी मिलती है, ठीक है, और वो मतलब वो कहती है, अपनी स्टोरी बनाती है, मैं उससे मिली हूँ। और जेंसी जो है वो काफी रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है, सच्चाई ही दिखाना चाहती है, वो डे ड्रीमिंग नहीं करती। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है, ये डगलस ने बात बोली थी कि भाई, डगलस कहते हैं कि मैंने अपना डर ओवरकम कर लिया है जब मैंने अपने ट्रेनर को हायर किया, उसने मुझे सिखाया स्विमिंग करना और उसने स्विमिंग खुद भी करी जाकर लेक वेंटवॉर्थ में और वार्म लेक में, और ये इसके अटेम्प्ट जो थे सक्सेसफुल रहे, वो कॉन्फिडेंट हो गया और ज्यादा। तो वो बोलता है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। सो वो रियलाइज कर जाता है कि भाई ये सारे डर जितनी भी चीजें हमारे मन में होती है हम इसको खत्म कर सकते हैं अगर आप डिटरमाइंड हो, आपके अंदर वो करेज है। What does Keats considered as an endless fountain of immortal drink and why does he call it immortal? यहाँ पे जॉन कीट्स ने किस चीज को इमोर्टल ड्रिंक बोला है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। सो कीट्स कहते हैं कि जो नेचर है वो एंडलेस फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक का, और वो कहते हैं ही कॉल्स इट इमोर्टल क्योंकि ए मैन कैन गेट रेस्ट, रिलीफ एंड पावर इन द कंपनी ऑफ नेचर एंड एंडलेस ब्यूटी, वो कभी ब्यूटी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। Along with it, there are innumerable stories of heroic deeds of our noble ancestors. हमारे पूर्वजों की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें लगातार मोटिवेट करती हैं, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। सो ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशी मिलती है हमें, वो भी इमोर्टल है, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेकअप रूम इन द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। मेकअप रूम की सिग्निफिकेंस बतानी है। सो एट फर्स्ट एक बंगाली वहां का हेड था मेकअप स्टूडियो का, बट देन ही आउटग्रीव जेमिनी स्टूडियोज एंड लेफ्ट इट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो आफ्टर उसके बाद वहां पे महाराष्ट्र के एक आए जो कि असिस्टेड बाय धारवाड़ कन्नाडी का एंड आंध्रा अ मद्रासी इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज, अलग अलग तरीके के लोग वहां पर काम कर चुके थे, तमिल भी वहां पे थे। सो द फैक्ट दैट ये एक नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि अलग अलग रीजन से लोग आकर वहां काम करते थे। हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव इन। अंटार्कटिका कैसे उन जगहों से अलग है जहां आप रहते हो। अंटार्कटिका ओनली कॉन्टिनेंट है जहां पर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लोग वहां पर रहते नहीं है, पूरा बर्फ से जमा हुआ है। विंटर वहां पर 8 महीनों का होता है एक साल में। टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां नहीं है, रोड रेलवे वगैरह। What are the probable causes of passing cars to stop near the roadside stand? लोग जब वहां से कार लेके जाते हैं तो वो जो रोड साइड जो दुकान है वहां क्यों रोकते हैं? वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो वन ऑफ देम यूज द फार्मर्स यार्ड टू बैक एंड टर्न आउट। वो जो जगह है फार्मर की वहां पे कोई गाड़ी बैक करने के लिए रोकता है, कोई रोकता है रास्ता पूछने के लिए, कोई पेट्रोल का गैलन खरीदने के लिए वहां पे रुकता है, पर उनका सामान कोई नहीं खरीदता। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।